हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन ही दे देती हूँ कि हमने क्या किया है अब तक, क्या नहीं। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई है, मतलब किंग लुई 16 की पावर्स को थोड़ा लिमिट कर दिया गया है। जैसे पहले सारे डिसीजन सिर्फ किंग के पास होते थे, उस पावर को अब लिमिट कर दिया गया है। अब जो लॉज बनाने का, डिसीजन लेने का काम है वो करेगी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये सॉल्यूशन लोगों को काफी हद तक सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। किंग सीक्रेटली पुरानी पावर वापस लाना चाह रहा था। 1791 में किंग और उसकी फैमिली ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़े गए थे। इस बात का पता कंट्री में सबको चल गया था, जिससे किंग को लेकर जो जनता का विश्वास था वो और भी ज्यादा डगमगा गया था। इसी गुस्से, फ्रस्ट्रेशन के बीच लोगों ने कहा कि नाउ इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। इसी फ्रस्ट्रेशन ने फ्रांस को एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए मजबूर किया, जहां पर मोनार्की को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म किया गया और फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना की गई। सो हमारा आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक स्टेट। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका बैकग्राउंड। इमेजिन करो 18th सेंचुरी के एंड तक फ्रांस का सीन काफी अनबैलेंस्ड सिचुएशन नहीं हो जाती, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, जिसपे अब आपका बस ही नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं, वो सिचुएशन हो गई थी। पैसा खत्म हो रहा था, लोग परेशान भी बहुत थे। किंग लुई 16 और उनकी वाइफ्स के अननेसेसरी खर्चे, पुराने वॉर्स जो रिवॉल्ट हुए हैं, ये सब इस वजह से जो फ्रांस का खजाना था, वहाँ की जो ट्रेजरी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वहाँ की सोसाइटी भी काफी अनफेयर थी। याद ही होगा ना आप सबको कि फ्रांस की सोसाइटी हमारी 3 एस्टेट्स, 3 ग्रुप में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। गेस करो कि कॉमन पीपल हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, और गेस करने की भी बात क्या, ये हकीकत थी कि कॉमन पीपल है उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, जबकि क्लर्जी और नोबिलिटी पीपल्स है इन्हें टैक्स फ्री रखा गया। इसके बावजूद भी कॉमन पीपल्स के पास ना ही कोई पॉलिटिकल पावर थी, ना ही उनके पास कोई राइट्स थे। उनकी जो लाइफ थी वो फुल ऑफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। लेकिन जो किंग और जो अरिस्टोक्रेसी वो सिर्फ अपना कंफर्ट जोन, अपनी लग्जरी लाइफ में ही बिजी थी। इसी वजह से लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन था, लोगों का गुस्सा था, वो बढ़ता जा रहा था। कॉमन पीपल्स को भी महसूस होने लगा कि ये मोनार्की और जो पुराना सिस्टम है बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। ये फीलिंग भी नहीं थी तो ये हकीकत थी, क्योंकि उनके साथ कुछ भी तो सही नहीं था। कॉमन पीपल से अलग अलग तरीके के टैक्स लिए जाते थे, फिर भी उनके पास किसी तरीके की कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी। फिर क्या हुआ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। लोगों ने फेडरल सिस्टम को चैलेंज किया, बेस्टाइल जेल को गिरा दिया, स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो भी खत्म कर दिए, और एक नई सोच लाए कि सब इक्वल और फ्री होना चाहिए। और इसी के चलते डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास हुआ, जिसमें कि इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स के प्रिंसिपल दिए गए। इंडिविजुअल राइट्स मीन्स 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन अभी भी सिचुएशन उतनी स्टेबल नहीं थी, काफी कुछ अनस्टेबल था। और इसी बीच 1791 में किंग लुई 16 ने अपनी फैमिली के साथ भागने की कोशिश की। ये फेल हो गया, भाग नहीं पाया। सिटीजन्स को पता लग गया कि भाई किंग तो ऐसे ऐसे भागने की प्लानिंग कर रहा है, जिस वजह से लोगों का जो ट्रस्ट था किंग को लेके वो और भी ज्यादा कम हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, फ्रांस के लोगों को वहाँ का जो मोनार्की सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक और आउटडेटेड लगता था। पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ते जा रहे थे। यही रीजन है जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की को चैलेंज किया था और फ्रांस को एक नई डायरेक्शन दी थी। तो स्टूडेंट्स, ये था फ्रांस का वो सिनेरियो जो रेवोल्यूशन के जो मेजर चेंजेस हुए हैं उससे पहले। आगे देखते हैं कि कैसे फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना हुई, कि कैसे फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट बना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप लीडिंग टू द रिपब्लिक। क्या बताया गया है इसमें कि कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कैसे कैसे फ्रांस हमारा एक रिपब्लिक स्टेट बना और मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1791 से 1792 तक का।
इसमें हमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पीरियड के बारे में। ये हमारा वो टाइम था जब फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो गई थी, पर जो सिचुएशन थी वो अभी भी स्टेबल नहीं थी। पहले हमारा किंग लुई 16 के पास एब्सोल्यूट पावर थी। इसका क्या मतलब है, वो जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद ये सिचुएशंस चेंज हो गई थी। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें किंग की जो पावर थी कि सब कुछ किंग ही डिसाइड करेगा, उस पावर को लिमिट कर दिया गया था। पावर लिमिट कर दिया गया, इसका क्या मतलब है कि अब अकेला किंग ही सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। जो भी मेजर डिसीजंस हैं जैसे कि लॉ मेकिंग वगैरह, ये सब काम अब लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथों में आ गए थे। यानी गवर्नेंस की पावर अब किंग और लेजिस्लेचर के बीच में डिवाइड हो गई थी कि हमारी कंट्री में क्या डिसाइड होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या रूल आएंगे, क्या लॉज बनेंगे, ये पावर अब किंग और लेजिस्लेटिव असेंबली इनके बीच डिवाइड हो गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी इसमें भी, किंग अभी भी जो सीक्रेटली पुरानी मोनार्की सिस्टम है ना उसको सपोर्ट कर रहा था। किंग अभी भी दूसरी कंट्रीज की, दूसरी फॉरेन मोनार्कीज के साथ कांटेक्ट में था और वो चाहता था कि रिवॉल्यूशन का जो ये सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिस्टम है, ये फेल हो जाए और मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम वापस आ जाए। तो बेसिकली अब हुआ क्या, फ्रांस में जो किंग की पावर है वो लिमिट हो गई थी। किंग की पावर को लिमिटेड कर दिया गया था। सिस्टम में थोड़ा सा डेमोक्रेसी का एलिमेंट आ गया था, लेकिन किंग के जो सीक्रेट प्लान्स थे और किंग की बार बार करने वाली ये हरकतें जैसे भागने की हरकत करना या फिर अलग अलग फॉरेन मोनार्कीज के साथ कांटेक्ट में रहना, इसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई थी। यानी ये एक पीरियड था, एक ट्रांजिशन फेज एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म होने का, लेकिन फ्रांस अभी भी फुल्ली स्टेबल स्टेट नहीं था। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस और वॉर्स ने इंस्टेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और कैसे ये मोनार्की को उसके एंड तक और फ्रांस को उसके रिपब्लिक बनने की स्टार्टिंग तक लेके गया। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या है, वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो क्या बताया है इसमें, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और पर्शिया इनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। सवाल ये था कि क्यों किया, कि भाई कुछ तो रीजन है ना, कि ऐसे ही बैठे बैठे मन में आया कि वॉर करना है, तो ऐसे तो नहीं होता, कुछ तो बैकग्राउंड में रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर किया। लोगों के मन में अब डर बैठ गया था कि जो फॉरेन पावर्स हैं ये इन्वेड करेंगे, आक्रमण करेंगे, जिससे अंदर के जो लोग हैं वो डर गए थे। अंदर के लोग डर गए, इसका क्या मतलब है, किंग और जो गवर्नमेंट है इन्हें डर था कि अगर फॉरेन पावर्स, बाहर के जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं वो अगर हम पर आक्रमण करेंगे, इन्वेड करेंगे, तो जो ये इंटरनल रेबेलियन यानी जो ये रिवोल्ट चल रहा है अंदर, रिवॉल्यूशन की जो क्रांति फैली हुई है वो फेल हो सकती है। यानी लोगों का जो रिवोल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सिंपली बताऊं तो अंदर का रिवोल्ट मीन्स लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि मोनार्की सिस्टम को खत्म किया जाए, रिपब्लिक कंट्री की स्थापना में करनी चाहिए, ये फॉरेन थ्रेट के सामने वीक हो जाएगा या फिर रुक ही जाएगा। मतलब फ्रांस दोनों तरफ से खतरे से गिर चुका था। भाई अंदर आपका जो एक रिवॉल्यूशन चल रहा है इसमें भी आपका पैसा लग रहा है, अब बाहर इन्वेडर्स ने आप पर हमला कर दिया तो वहाँ और भी ज्यादा पैसा लगेगा, ये भी रीजन था। तो इसीलिए ये जो वार जो हुआ ये फ्रांस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हुआ। सोचो आप, वॉर के साथ जो हमारा कंट्री में ऑलरेडी एक वॉर चल रहा है उसकी वजह से देश में पहले ही पैसे की कमी हो रखी है और ऊपर से इस सिचुएशन ने जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इनकी वजह से सिचुएशन और बिगड़ गई। लोगों का फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, प्राइसेस किसी भी चीज के जो प्राइसेस थे, जैसे वहाँ का मेन फूड ब्रेड का एग्जांपल लो, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। मतलब वहाँ के लोगों की जो रोजी रोटी थी, डेली फूड था, वो भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे। अब देखो, जो लोग पहले से ही रिवॉल्यूशन के सपोर्टर थे उन्होंने अब और भी ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। उनका भी कहना था जो ये छोटे मोटे रिफॉर्म्स हैं इनसे अब काम नहीं चलेगा, रेडिकल चेंज चाहिए अब तो, मतलब सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इस वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस ने फ्रांस के लोगों में और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर इसको बढ़ा दिया था और मोनार्की का जो पोजीशन था वो और भी ज्यादा
वीक हो गया था। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अब रेडिकल आइडियाज की तरफ, मीन्स पूरे सिस्टम को ही पलटने की तरफ बढ़ने लगे थे। समझे? यही वो टाइम था जब फ्रांस में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंस, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी, और इस इंस्टेबिलिटी का इफेक्ट लेटर मोनार्की के एंड और रिपब्लिक के फॉर्मेशन में हमें दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फॉल ऑफ मोनार्की, मोनार्की का खात्मा। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था इस पूरी जर्नी का। क्या है इसमें देखो, 10 अगस्त 1792 को पेरिस में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। जो आंदोलनकारी थे यानी आम लोगों की जो भीड़ थी वो सीधा ट्यूइलरीज पैलेस पर चढ़ गई थी। ये वही पैलेस था, वही महल था जहां पर किंग लुई 16 और उसकी फैमिली रहती थी। लोगों का जो गुस्सा है वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने पैलेस को ही स्ट्रॉम कर दिया, मतलब पैलेस के अंदर घुस गए, सोल्जर्स को हरा दिया और उसके बाद किंग लुई 16 और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया। अब सोचने वाली बात ये है कि जब एक किंग ही अपनी राजधानी के पैलेस में सेफ नहीं है तो मोनार्की का क्या फ्यूचर बचा था, आम लोगों की सेफ्टी क्या ही थी। यही रीजन था लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसी टाइम तुरंत मोनार्की को कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया था, यानी जो राजा के पावर्स थे उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। पहले पावर को लिमिट किया गया था, लेकिन अब ये सब देखते हुए कि लोगों के मन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब किंग को ही उन्होंने उसी के घर जाके अरेस्ट कर लिया। तो इसके बाद राजा की जो पावर है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था और अब अथॉरिटी भी ट्रांसफर हो गई थी एक नई बॉडी के पास जिसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। ये असेंबली अब फ्रांस का नया लीडर थी जो कि आगे अब ये सब कुछ डिसाइड करेगी कि फ्रांस को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है। इस इवेंट ने पूरी तरीके से इस बात को क्लियर कर दिया था कि फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की का चैप्टर ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है। आया समझ? नेक्स्ट देखो क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ रिपब्लिक। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले तो हमने अभी देखा कि 10 अगस्त 1792 को लोगों ने ट्यूइलरीज पैलेस पर हमला करके किंग लुई 16 को अरेस्ट कर लिया। ये इंसिडेंट हमारे लिए, सबके लिए एक क्लियर सिग्नल था कि मोनार्की का दौर अब खत्म हो रहा है। लेकिन सवाल अभी भी था कि फ्रांस को अब कैसे चलाया जाए। इसी का जवाब मिला 21 सितंबर 1792 को, जब नेशनल कन्वेंशन ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। उसी दिन से फ्रांस में मोनार्की को हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया और अनाउंस किया कि अब से फ्रांस एक रिपब्लिक स्टेट होगा। इसका क्या मतलब था कि अब पावर और सॉवरेनिटी किसी किंग के पास नहीं होगी। अब जो असली मालिक होगा वो होगा पीपल ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की जनता। मतलब जो डिसीजन पहले एक राजा अपनी मनमर्जी से ले लेता था, अब वो अथॉरिटी होगी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में। जो रिप्रेजेंटेटिव, जो लीडर, पीपल एक साथ मिलके वोटिंग के थ्रू जिसको इलेक्ट करेंगे, अब वो ये सारे डिसीजंस लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नए रिपब्लिक ने अपने प्रिंसिपल्स पे डिक्लेयर किए जो कि थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स हर इंसान को फ्रीडम मिलेगी। इक्वालिटी, सभी लोग लॉज के सामने सब बराबर हैं, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस या फिर जन्म के आधार पर उसके साथ कोई भी स्पेशल बिहेव नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट इज फ्रेटर्निटी, सभी लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे। तो स्टूडेंट 21 सितंबर 1792 का दिन फ्रांस की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन गया। यही वो दिन था जब फ्रांस ऑफिशियली मोनार्की से आगे बढ़कर रिपब्लिक की तरफ मुड़ा। एक बात और याद रखना, ये एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था बल्कि एक नई सोच का और एक नई आइडियोलॉजी का जन्म था। आ गया समझ? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16। देखो हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को अबॉलिश किया गया और फ्रांस को ऑफिशियली एक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर किया गया। लेकिन
एक बड़ा सवाल ये भी था कि किंग लुइस 16 जिसको अरेस्ट किया गया है उसके साथ क्या होगा, क्या उसे माफ कर देंगे या फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। अब हमारे इस सवाल का जवाब हमें मिला जब नेशनल कन्वेंशन ने किंग लुइस 16 का ट्रायल शुरू किया। क्या मतलब इसका कि उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, भाई इसने क्या किया है, एक तरीके से सुनवाई करना। किंग का सबसे बड़ा आरोप था, सबसे बड़ा जो क्राइम था वो तो यही था कि उसने देश के खिलाफ गद्दारी की। उसने सीक्रेटली फॉरेन मोनार्की से कांटेक्ट किया और जो आंदोलनकारी थे यानी जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स, उनको भी सपोर्ट दिया था और अपने ही देश के खिलाफ साजिश भी की थी। किंग ने प्लानिंग तो की ही थी ना कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन ना बने, ये सारा सिस्टम फेल हो जाए। तो ये सब ट्रायल के बाद लुइस 16 को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया और फिर डिसाइड हुआ कि उसे सबके सामने पनिशमेंट दी जाएगी। 21 जनवरी 1793 को किंग लुइस 16 को पेरिस में गिलेटिन पर एग्जीक्यूट कर दिया गया। गिलेटिन एक स्पेशल मशीन है जो उस टाइम पर डेथ पेनल्टी के लिए यूज होती थी। तो सोचो बच्चों, वो मोमेंट कितना सिंबॉलिक था ना। जो राजा एक टाइम पे फ्रांस की सुप्रीम पावर था कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं कहूँगा सब कुछ वही होगा, उसे अब सभी लोगों के सामने ओपनली एग्जीक्यूट किया गया। देखो, अब तक हमने पूरा प्रोसेस देखा कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम कैसे खत्म हुआ, कैसे रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुआ। अब सवाल है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस इवेंट का असली मतलब और इसका इम्पैक्ट क्या था। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। फर्स्ट तो ये इवेंट हमारा ये एक दौर के खत्म होने का था, एक एरा मीन्स एक जो दशक चल रहा था उसके खत्म होने का था। अब वो जमाना खत्म हो गया था जहाँ एक किंग अपनी मर्जी से सब कुछ डिसाइड कर रहा है। फ्रांस में जो पावर है वो ऑफिशियली अब लोगों के हाथ में आ गई है, यानी पीपल सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश हो गई है। सेकेंड पॉइंट है हमारा राइज ऑफ रिपब्लिकन आइडियल। जो ये नया रिपब्लिक है इसने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, कौन कौन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं रहे। धीरे धीरे जो ये आइडियाज हैं ये पूरे यूरोप में फैल गए और बाकी जो देश थे वो भी इससे इंस्पायर हुए। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये चेंज, ये शिफ्ट, ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं था बल्कि दुनिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंच रेवोल्यूशन और रिपब्लिक के प्रिंसिपल्स ने आगे चलकर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, चाहे वो फिर यूरोप में हो या बाकी अदर कंट्रीज में। फोर्थ पॉइंट है हमारा सोशल इम्पैक्ट और फाइनली इसका इम्पैक्ट, इसका असर समाज पे भी बहुत ज्यादा पड़ा। अब सिटीजन्स के राइट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। फेडरल प्रिविलेजेस जो पुराने जमाने में नोबिलिटी और क्लर्जी को मिलते थे उन्हें खत्म कर दिया गया है। सोसाइटी में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी मीन्स सब बराबर है, ये सोच डेवलप होने लगी है। तो स्टूडेंट्स, इन सब पॉइंट्स को मिलाकर हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और रिपब्लिक का बर्थ सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं है बल्कि ये एक नई जर्नी की शुरुआत है, एक नए युग की स्टार्टिंग है जहाँ पर लोग अपनी किस्मत, अपनी तकदीर ये खुद डिसाइड करने लगे हैं। आ गया समझ? तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने आज के डिस्कशन के कंक्लूजन पर। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस दौर में जो सबसे बड़ा चेंज था ना वो था मोनार्की का खत्म होना, मोनार्की का खात्मा। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी बल्कि एक सिस्टम का एंड था जो सेंचुरीज से चला आ रहा था। फ्रांस अब एक रिप्रेसिव मोनार्की जहां पर किंग एब्सोल्यूट पावर रखता है, इससे बहुत आगे बढ़कर रिपब्लिक बन गया है जहां पर रियल पावर, असली पावर जो है वो लोगों के पास होती है, लोगों के हाथ में होती है। और यही ट्रांजिशन ने फाउंडेशन रखी मॉडर्न डेमोक्रेसी की। जो आइडियल्स हम आज देखते हैं, पीपल सॉवरेनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉज, सिटीजन्स राइट, इन सब की जड़ फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि मोनार्की का खात्मा और रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है। ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो दौर जहाँ पर मोनार्की का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया था और रिपब्लिक की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के 2 सब पार्ट्स, द रेन ऑफ टेरर एंड
और डायरेक्टरी रोल्स ऑफ फ्रांस, ये सब समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to my YouTube channel which is Back to School. Bye bye.